ऑप्शन है उस पर आप टिक करिए। दादाजी, खुल नहीं रहा क्या? अपना माइक ऑन करिए, माइक। हाँ जी, जी। हो गया प्रारंभ? हाँ, हाँ, हो गया, हो गया। जी, चलिए। जी, आप थोड़ी देर लगी। हाँ, तो आज अपन आप सब लोगों का योगाहार कार्यक्रम में स्वागत है। और अचानक आपने जैसा निवेदन किया तो भाई मैं तो आपके स्नेह का भूखा हूँ। आज हम जो विषय हमारा पहले था, वीडियो बंद रखो। आहार पर ही हम बात करेंगे। आप लोग सुन पा रहे? ये नहीं मत खोला करो, ये बोलना। ललित जी अपना माइक म्यूट कर ले। ललित जी माइक म्यूट करें। आवाज आ रही है आपको? नहीं हाँ दादाजी, आ रही है। आ रही है बेटे? हाँ दादाजी। चलो, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम मैं देख रहा था, तुम्हारा कार्यक्रम। हाँ, अरे तो देखिए, आज मनुष्य के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आहार की। हम देख रहे हैं कि आहार की तो कमी नहीं है। कुछ समय था प्राचीन युग में ऐसा कि आहार की कमी थी तो लोग कुपोषण से बीमार होते थे। आज का समय ऐसा है कि आज पौष्टिक खा खा करके बीमार हो रहे हैं और आहार को विकृत करके बीमार हो रहे हैं। ये समस्या है हमारे सामने आज समाज में। मनुष्य यही समझ नहीं पा रहा है मुझे कितना खाना है, ये भी नहीं समझ पा रहा है मुझे क्या खाना है, ये भी नहीं समझ रहा है कि कब खाना है। जी दादाजी, दादाजी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक रही हूँ, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता जी थोड़ा सा समय के बाद अभी जुड़ गए हैं। अब लग रहा था कि, तो फिर मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आपको जोड़ तो दिया, मगर अभी कुलदीप जी जुड़ गए हैं आज के मुख्य वक्ता, तो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ और आपको कल फिर से आहार पर चर्चा रहेगी हमारी। तो मैं जी, 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 आदरणीय, जी, 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 एक मिनट सर। जी, आदरणीय कुलदीप सिंह जी, जिला कटरा जम्मू कश्मीर से है। वो आज हमारे योगाहार मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और वो अखरोट की अच्छी खेती करती है। उसी के साथ और भी फल सब्जियां, फल तो लेते हैं, तो वो उनको आज मैं इस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय कुलदीप जी, वो अपने परिचय के साथ अपना मार्गदर्शन दीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जी आपका स्वागत है, जी आपका स्वागत है। हाँ जी, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। कटरा वैष्णो देवी के नजदीक के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर आता है हमारा। तो जी, जी अपनी बात रखिए। जी, जी अपनी बात, पूरा परिचय के साथ आप क्या करते हैं और कैसे अखरोट की खेती करते हैं, और भी आप लहसुन और अनारदाना, एप्पल की फसल भी लेते हैं, तो आप अपना पूरा आधा घंटा अपनी बात रखिएगा। जी। हम यहाँ जम्मू कश्मीर में अखरोट की खेती करते हैं और हमारे पास एक पिका नट्स होता है और हिमालयन गार्लिक होता है। तो हम अपने किसानों से ये सब चीजें लेते हैं, जो कि कश्मीर हुआ,
कश्मीर में बहुत सारी अखरोट की खेती होती है। हमारे 4-5 टाइप के अखरोट होते हैं। इसमें एक पहाड़ी अखरोट होता है जो कि जिनका शेल अभी जो पहाड़ी अखरोट होते हैं जिनके शेल बड़े हार्ड होते हैं। एक आता है ग्राफ्टिंग अखरोट, जिसके शेल बड़े सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही अच्छा पैदावार वो जम्मू कश्मीर में होता है उनका। तो हम उसको किसानों से लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे एफपीओ है जम्मू कश्मीर में। जी आदरणीय, हाँ कुलदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद हो गया। हेलो कुलदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है। तो अखरोट के साथ साथ हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं और हम अपने किसानों से वो जो ड्राई फ्रूट लेते हैं, जो भी फसल होती है इनसे हम लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। हमारी एक कंपनी है देवी पिंडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, वो खुद से बनाई हुई है। तो उसमें हम एक रेवा जी हैं जो चेयरमैन है, उनको भी हम अभी जोड़ रहे हैं, वो भी थोड़ा अपनी बात रखेंगे। तो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, लेकिन जो ये फ्रूट होते हैं विदाउट केमिकल के होते हैं, जिससे कि हम जो हमसे लेते हैं ना वो मतलब विदाउट फर्टिलाइजर के हम उनको देते हैं, क्योंकि उनका भी नुकसान ना हो। आजकल बाजारों में तो जो फ्रूट्स आते हैं इतने चमकदार होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि उनमें केमिकल का यूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। हम ऑर्गेनिक पे ये जो भी फ्रूट होता है हम ऑर्गेनिक पे ही काम करते हैं, इसमें केमिकल यूज नहीं किया जाता है, ताकि हमारे जो हमारे से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको मतलब इस चीज का सबसे पहले हम बता दिया जाता है कि विदाउट केमिकल के साथ हमारे पास ये चीजें होती है, वो भी अच्छी तरह हमसे ले लेते हैं। तो अभी रेवा जी को हमने जोड़ा है, थोड़ा अभी ये अपनी बात करेंगे। जी जी जी, स्वागत है। जी नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। मेरा नाम रेवा है, रेवा देवी है। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की हूँ और मेरा जो ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम देवी पिंडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। और मैं ये कंपनी फार्मर्स की है, फार्मर्स को इकट्ठा करके कंपनी बनाई जाती है, जिससे क्या होता है कि पहले हमें मंडियों में जाके तो अपने ऑर्गेनिक चीज़ें देनी पड़ती थी और उसमें सही दाम भी नहीं मिलता था। बट गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम आई कि जिसमें कि किसानों को मंडियों तक नहीं जाना पड़े, उनका एक एफपीओ का निर्माण किया गया कि हर एक गांव की चीज़ जो है एफपीओ में डाल के तो एफपीओ में ही बेची जाएगी, जिससे इसको एक कंपनी का नाम दिया गया। और अब क्या है कि फार्मर्स को सही दाम और उसकी जो चीज़ है उसका सही रेट और उसका प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के बाद उसको एक रोजी रोटी का साधन भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे सर ने कहा कि हमारे पास वॉलनट है, पीकानट है और ड्राई फ्रूट्स हैं। तो रियली हमारे पास इधर जम्मू कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स और बादाम जो हमारे हैं, जो हमारे वॉलनट हैं, पीकानट हैं, उनकी सही प्रोडक्शन जो है हमारे जम्मू कश्मीर में है। पर कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कि वो चाहते हैं कि जल्दी की चीज़, जैसे अखरोट उनको जल्दी टूटने वाला चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें उनको स्पीड वाली जैसे फास्ट चाहिए। बट ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो जल्दी अखरोट वॉलनट जो जल्दी टूटने वाला रहता है, उसमें क्या किया जाता है, तो सबसे पहले तो ग्राफ्टिंग की जाती है, उसके बाद फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या रहता है कि उसकी जल्दी प्रोडक्शन होती है
और वो सॉफ्ट भी रहता है, उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहती है। बट जो हमारा पहाड़ी वॉलनट है, कभी आप कागजी और पहाड़ी का टेस्ट एक साथ में करेंगे तो हमारा पहाड़ी वॉलनट जो है बहुत स्वीट रहता है और उसमें ऑयल टपकने वाला रहता है। मीन्स कि इतना ऑयल रहता है कि अगर उसको निचोड़ो तो टपकने लगेगा। वो ही हेल्थ के लिए हमारे लिए, मतलब हमारी बोन्स के लिए, माइंड के लिए, हार्ट के लिए सबसे बढ़िया रहता है। पर आजकल की तो स्पीड का इतना ये चल रहा है कि जो जो चीज़ तो हमें जल्दी से जल्दी उगानी है। तो कुछ ऐसे वॉलनट्स हैं हमारे पास जो तो एक तो ज़्यादा जैसे हार्ड नहीं है, ऐसे समझ लीजिए कि दो को मिलाने से टूट जाते हैं। और एक वॉलनट है हमारा जो दांत से टूटता है, एक वैरायटी हमारी जो पत्थर से थोड़ा सा टक मारो तो टूटती है। कम से कम 40 एबो वैरायटीज वॉलनट की आती है हमारी साइड में। इसके साथ साथ वॉलनट तो हमारे पास है ही है, जो वॉलनट का शेल है उसकी भी हम पेस्ट वगैरह का निर्माण करते हैं। जैसे वॉलनट जो हमारे पास बिल्कुल हार्ड वॉलनट आया, तो कुछ लोग हार्ड वॉलनट लगाना ही नहीं चाहते हैं, बट हार्ड वॉलनट का शेल और लीव्स जो है उसका पाउडर जो हम पेस्ट में यूज़ किया जाता है उसका। इसके साथ साथ हमारा एप्पल है। एप्पल हमारा जो है तो उसमें भी कम से कम 30 वैरायटीज़ हमारे एप्पल की आती है। एक स्वीट एप्पल आता है, एक आता है खट्टा वाला आता है जिसकी जैम वगैरह बनाई जाती है। तो इसमें एप्पल का क्या रहता है कि एक जैसे मार्केट में आप देखते हैं कि चमकने वाला, जैसे सर ने पहले बता दिया कि मार्केट में ज़्यादातर चमकने वाली चीज़ें चलती हैं, बट हमारे पास जो है थोड़ा स्प्रे वगैरह इस जो एप्पल्स रहते हैं उनमें स्प्रे नहीं की जाती है। वॉलनट में जो स्प्रे नहीं की जाती है क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से स्प्रे वहाँ तक पहुँचती नहीं है। क्यों अगर वो करना भी चाहें तो इतने दूर दराज इलाका है कि स्प्रे और जो फर्टिलाइज है वहाँ तक पहुँचती नहीं है। वहाँ पे अपने आप में ही वार्मिंग कंपोज जो है फर्टिलाइजर का काम करता है, क्योंकि उनके पास इतनी मवेशी हैं, जानवर हैं, उनका जो वेस्टेज है उसका वार्मिंग कंपोज बना के तो पेड़ों में डाला जाता है। और वहाँ पर एक जो पाइन ट्री रहते हैं बड़े बड़े, उनका जो वेस्टेज रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि अब सर्दियों के टाइम में उनके पास काम बिल्कुल नहीं रहता है, वो जंगलों में जाके पाइन ट्री के जो लीव्स रहते हैं वो इकट्ठे करके खेतों में और पेड़ों में डालते हैं। जिससे क्या रहता है कि जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ती है, फर्टिलाइज़र का कोई खर्चा नहीं उन पे आता है और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक चीज़ पैदावार करते हैं। और इतनी बढ़िया रहती है कि जो भी उन चीज़ों को अगर हम मैं मार्केट में लेती हूँ, जैसे मैं मुंबई, महाराष्ट्र, ये उधर पंजाब, दिल्ली में मेरा स्टॉल लगता है, तो वहाँ पे अगर मैं लेती हूँ तो कस्टमर अगर एक बार लेता है तो दोबारा और मंगवाता है। वो ये कारण है कि हमारी जो देसी और घरेलू चीज़ें हैं वो बहुत ही रेयर है और उनका टेस्ट अपने आप में ही बहुत रेयर है। तो इसी के साथ हमारा गंठिया लहसुन आता है। जैसे कि आजकल ऐसे है कि फर्टिलाइज़र तो इतना फैल गया है कि हर जगह पे उसका निर्माण हो रहा है, बट हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर जितना हम फर्टिलाइज़र खेतों में यूज़ किया जाता है उतना ही बंजर होता जाता है हमारा खेत। तो क्या रहता है कि हमारे पास जो लहसुन रहता है, हम जैसे देसी लहसुन लगाते हैं, उसके ऊपर लहसुन तो होगा ही होगा, पर उसकी जो जड़ रहती है उसमें गंठिया लहसुन रहता है। और हाँ, उसको हिमालयन गंठिया लहसुन भी बोला जाता है। और ये गंठिया लहसुन क्या रहता है कि जिसका बीपी, डायबिटीज़ पेशेंट, बीपी पेशेंट या हार्ट पेशेंट, उसको मॉर्निंग में 2-2 दाने खाया जाता है। और घुटनों जैसे ग्रीज की प्रॉब्लम, जैसे घुटने चटकते हैं या पेन रहता है कमर में, तो मॉर्निंग में उसको भी खाया जाता है। तो इन चीज़ों का बहुत ये है और इनकी कॉस्ट इसलिए बढ़ जाती है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर की चीज़ों का प्राइस क्यों बढ़ा हुआ है। मतलब क्वेश्चन हमेशा मुझे ये स्टॉल में आता है कि आपकी चीज़ें हमेशा इतनी महंगी क्यों होती हैं। इसका भी मैं कारण बताती हूँ कि महंगी क्यों होती हैं। आजकल क्या है कि कुछ ही लोग जो हैं एक क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी की चीज़ उगाते हैं और कुछ ही लोग ये रिस्क लेते हैं कि चाहे हम फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, हमारी प्रोडक्शन बिलाशक कम रहे, पर हम एक प्योर चीज़ उगाएं। तो कुछ लोगों की ऐसी सोच है और उससे क्या रहता है कि चीज़ की प्रोडक्शन जो है कम रहती है और मार्केट में बहुत कम वो चीज़ निकलती है। तो इसी कारण उस चीज़ का
ये मार्केट प्राइस जो है बढ़ जाता है। पर अगर सोचा जाए कि अगर सारे वैसे ही खेती करें या वैसे ही मतलब समझ लीजिए कि देसी जो चीज़ें हैं हर जगह पे उगानी शुरू हो जाएं, वार्मिंग कंपोस्ट का यूज़ किया जाए और अच्छे से अच्छे ड्राई फ्रूट्स जो हमें मिलें, तो इसकी प्राइस ऑलरेडी ही मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि सबके पास अगर इक्वल चीज़ रहती है तो प्राइस ऑलरेडी डाउन रहती है। इसके साथ हमारी गुच्छी मशरूम है, जो गुच्छी मशरूम या हमारे जो जम्मू कश्मीर में है, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन गुच्छी मशरूम की भी है, जिसको कैंसर पेशेंट के लिए या बहुत सारी मेडिसिन, एज ए मेडिसिन प्लांट कहा जाता है उसको। बट कुछ लोग इसको शौक के खातिर खाते हैं, जैसे इसकी सब्जी बनाते हैं, पुलाव, रायता, बिरयानी और इसकी सब्जी बनती, तो इसको पहाड़ी गुच्छी कहते हैं। इसको कहते हैं कि मोदी जी इसको अपनी डाइट में लेते हैं। तो ये गुच्छी जो है ये भी बहुत रेयर है, हमारे जम्मू कश्मीर में इजीली मिल जाती है। ये माउंटेन्स पे मिलती है। इसको कोई खेती या इसका कोई खेत वगैरह या नहीं होता है। इसको फार्मर्स जो हैं कैलकुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं हर जगह से। और इसका एक ये है कि जहाँ पे बिजली पड़ती है, जैसे कि बर्फ़ के टाइम में या बरसात के टाइम में बिजली जहाँ पर पड़ती है, ये वहाँ पर उगती है। तो इसीलिए इसकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है। इसका 35,000 पर केजी प्राइस है। तो ऐसी ऐसी बहुत चीज़ें हमारे पास यूनिक, जैसे एक और आ गया हमारा पहाड़ी नीम, तिमरू बोलते हैं उसको। तो उसका मॉर्निंग में एक दाना लेने से क्या रहता है कि दांतों की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। स्मेल आना दांतों से, जैसे कि हमारे दांतों में कोई मसूड़ों में खून आना या छाले पड़ जाना, या कोई गर्म चीज़ या ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं तो 2 मिनट में हमारी जीभ में जो दाने पड़ जाते हैं, तो उसका एक दाने लेने से हमारा पूरा मुंह की जो गर्मी है ठीक हो जाती है। और हमारे जो खून जो जिसका ज़्यादातर गाढ़ा रहता है, तो वो खाने से खून भी पतला रहता है। तो ऐसी ऐसी रेयर चीज़ें हमारे पास मिलेंगी कि जो भी इसको एक बार यूज़ करेगा तो दोबारा वो लेने को, मतलब उसका खुद से ही दिल करेगा कि दोबारा मैं इसको एक बार और ट्राई करूँ। तो इससे ज़्यादा अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। ये तो सर ने मुझे लिंक भेजा तो मैंने कांटेक्ट आपके साथ ये किया। तो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई हमारे ड्राई फ्रूट्स के बारे में कोई भी चाहिए तो प्लीज़ आप बता सकते हैं मुझे। जी मैं जी आदरणीय रेवा जी, आदरणीय दिनेश शेमवाल जी भाई साहब का हैंड राइज था, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जी आदरणीय दिनेश भैया। जी, सुंदर शुरुआत हुई है और शुरुआत में आदरणीय मनोहर लाल जी ने पोषण की शुरुआत की और हम जब पोषण की बात की तो हमारे मुख्य वक्ता आज के आदरणीय रेवा जी, आदरणीय कुलदीप सिंह जी वो पोषण पर ही एक तरह से वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं और खासकर वो पोषक जो फल हैं और सब्जियां और जड़ी बूटी हैं उन पर वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आदरणीय रीवा जी से ये पूछना चाहूंगा कि जो आपने अपना एफपीओ है उसका एक बार नाम फिर से बताएं और उसका मतलब क्या है, यानी वो किससे संबंधित है, उस नाम का तात्पर्य क्या है ये भी बताएं। साथ ही उस जो आपका एफपीओ है उसमें कितने किसान जुड़ते हैं, ये भी आप जानकारी देंगी, तो फिर हम वार्तालाप आगे आपके साथ बढ़ाते हैं। जी सर, ये आपने सही पूछा क्योंकि इसका मैंने थोड़ा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी आपको। मेरी जो कंपनी का नाम है देवी पिंडी है। देवी पिंडी हमारी जो इधर वैष्णो देवी जो है कटरा में, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी माता का नाम देवी आता है, देवी पिंडी के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमने इसका नाम देवी पिंडी रखा है। जो कि बाहर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट पे कर रहे हैं तो ईजिली हमारी कंपनी का नाम उनको मुश्किल ना हो, क्योंकि एक्चुअल में यात्री जो है हमारे वो वैष्णो देवी आते रहते हैं। और दूसरी बात कि हमारी जो ये एफपीओ है, एफपीओ का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सारे फार्मर जो हैं इकट्ठे होके एक कंपनी बनाते हैं। और ये जो है ये एक एसएफएसी से है, जैसे कि एक कंपनी हर कंपनियों को एक एक एफपीओ सौंपे जाते हैं कि आप अपने अपने गांव में एफपीओज बनाओ। तो ये एसएफएसी कंपनी जो है हमारे एफपीओ को संभालती है। इसमें जो कुलदीप सर हैं ये सीबीबीओ हैं, ये किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर, पुंछ, राजौरी ये सब संभालते हैं। और इसमें हमारे 1500 फार्मर्स हैं, उसमें हमारी 500 जो है वो लेडीज़ हैं, जो इसका जितने भी हमारे एफपीओ का काम वो लेडीज़ करती हैं।
तो इसमें सारी चीज़ें जो इकट्ठी की जाती है, वो सारी महिलाएं जो अपने घरों में उगाती हैं, चाहे किचन गार्डनिंग करके कुछ भी ये करके, तो नेचुरल चीज़ें उगाती हैं और पूरे गांव की चीज़ें थोड़ी थोड़ी एकजुट होके तो एक कंपनी में इकट्ठी होके तो एक बल्क में मतलब हम आर्डर पूरा करते हैं, क्योंकि 1500 किसान अगर कुछ ना कुछ उगाते हों तो कम से कम इकट्ठा तो हो ही जाता है। तो यही कारण है कि हमने एक थोड़ी छोटी सी शुरुआत की थी, बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का साथ हमारे साथ रहा। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे गांव का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो रहा है। और इस ख़ास बात सर मैं एक और बताती हूँ आपको, जम्मू कश्मीर को जैसे बाहर के लोग, जैसे मुंबई के, पंजाब के या दिल्ली के लोग बहुत लाइक करते हैं और वो आंखें बंद करके जम्मू कश्मीर पे विश्वास करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स पे विश्वास करते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर वो इतना विश्वास करते हैं तो हमें उनके साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के नाम से ही खरीदते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे कोई भी वो वैरायटी हो या कोई भी जड़ी बूटी हो, पर वो जम्मू कश्मीर के नाम से इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर से प्यार है। पर हम लोगों को ये सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि उनके विश्वास पे खरे उतरना चाहिए। कभी भी हमें उनको बाहर की चीज़ लाके तो जम्मू कश्मीर के नाम से कभी सेल नहीं करनी है, क्योंकि जब तक उनको रियल चीज़ और रियल टेस्ट उन तक ना पहुंचाएं तब तक हमारा उन तक प्रोडक्ट पहुंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया भी जैसे बाहर मार्केट में भी दुकानें चलती हैं, हमने दुकान नहीं चलानी है, हमने रियल चीज़ एफपीओ के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना है। धन्यवाद सर। जी, बहुत ही सुंदर आपने जानकारी दी है और जानकारी आगे बढ़ रही है। माँ वैष्णो देवी का जो नाम देवी पिंडी, इसके नाम से आपने एफपीओ का निर्माण किया। इसमें बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं और इस ग्रुप में, इस मंच पर जो योग आहार है, इसमें भारत के अलग-अलग राज्यों से किसान भाई-बंधु हैं, वैज्ञानिक हैं और विद्यार्थी भी जुड़ते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी खेती है, उसका आकार कैसा, जैसे पहाड़ी खेती है, वैसी है या फिर जो कुछ थोड़ा-थोड़ा घाटी वाली या बड़े-बड़े खेत आपके पास हैं या छोटे-छोटे खेत हैं? सर हमारे पास स्टेप बाय स्टेप खेत रहते हैं, सीढ़ीदार खेत रहते हैं। जैसे कि एक आपने देखा होगा पंजाब की खेती कैसे बिल्कुल प्लेन है, तो वैसा खेत नहीं है हमारे पास। यहाँ पर समझ लीजिए एक किसान का 1-1 किलोमीटर के बाद खेत आता है, स्टेप बाय स्टेप आता है। उसमें हमें सीढ़ीदार मतलब चढ़ना पड़ता है, ऊंचाइयों पे चढ़ना पड़ता है और उन खेतों में जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। इसमें एक दिक्कत रहती है कि मशीनरी जो है बहुत मुश्किल से पहुंचाई जाती है। अगर हम खेतों में जैसे हल वगैरह का यूज़ किया जाता है तो हमें मशीनों को खोल के उनके जो पार्ट्स हैं वो उठा के लिए जाते हैं और उन खेतों में ही जोड़ा जाता है। ये कारण है कि पूरी मशीन भी हम उसको डायरेक्ट खेतों में नहीं पहुंचा सकते हैं। जी, कुल मिलाकर आदरणीय सदस्यों तक ये बात पहुँची है कि हम उन खेतों की बात कर रहे हैं, जो पहाड़ी इलाकों में खेत होते हैं और छोटे-छोटे खेत होते हैं, जिनको सीढ़ी दर सीढ़ी आगे ऊँचाई की तरफ जैसे कहा गया है, चढ़ना होता है। और ये हिमालयी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र की खेती में जो कार्य करना थोड़ा कठिन भी होता है, क्योंकि मशीनरी वहाँ तक पहुँचती नहीं है और जो आम सुविधाएँ हैं, जो खेतों तक मैदानी इलाकों में पहुँच सकती हैं, वो वहाँ पे पहुँचना कठिन होता है। लेकिन बात ये आती है कि इन इलाकों में जहाँ के खेत तो छोटे अवश्य हैं, लेकिन उनसे उत्पाद जो हमें मिलता है, वो गुणकारी मिलता है, क्योंकि वहाँ की आबो-हवा है और उस आबो-हवा में जैसे कहा गया है कि अखरोट है, वहाँ के सेब हैं या फिर जो हिमालयी लहसुन है या जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली लहसुन है या अब एक तिमुर का नाम कहा गया है, जो पहाड़ी नीम का भी उसे दर्जा है। तो ये बातें भी हम जानेंगे, समझेंगे और बहुत सारे आदरणीय किसान बंधु जानते भी होंगे, लेकिन कुछ-कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ-कुछ वनस्पतियों के बारे में उन्होंने बताया है, ये भिन्न है, जो कि हमारी मैदानी इलाकों में और मैदानी ही नहीं, बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी दूसरे इलाकों में नहीं पाई जाती हैं, जैसे पहाड़ी लहसुन जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जानना चाहते हैं कि जो अखरोट के जो उत्पाद होते हैं, जो अलग-अलग आपके ग्रुप में, यानी जो माँ पिंडी
एफपीओ के द्वारा संग्रहित की जाती है, कलेक्शन किया जाता है उनका। तो एक लगभग अगर क्या ऐसा कोई अनुमान है कि लगभग कितने किसान बंधु अखरोट का उत्पादन कर रहे होंगे आपके ग्रुप में? सर हमारे पास जैसे 1500 किसान हैं, तो 1500 किसान तो वॉलनट का जैसे खेत उनके पास तो हैं ही हैं, बट कुछ ऐसे किसान हमसे मतलब छूट गए हैं जिनका अभी हमने अपने एफपीओ में एंट्री करी नहीं है। बट अब हम ये चाहते हैं कि अब कुछ ऐसे टाइम में जैसे सर्दियों का टाइम निकले, उसके बाद हमने खुद से विजिट करना है पहाड़ियों के क्षेत्र में जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँचती हैं, वहाँ पे पैदल यात्रा होती है। तो अब हम उनको भी अपने साथ कनेक्ट करेंगे। कुल मिला के कम से कम हम सोच रहे हैं कि 3-4 हजार लोग जो है घर हैं जिनके पास अखरोट की ही खेती है, और उनकी प्रॉब्लम ये है कि सर उनके पास एक बढ़िया अखरोट होने की मतलब उनके पास बढ़िया अखरोट है भी, पर उनको सही रेट नहीं मिलता है। कारण ये है उनके पास डायरेक्ट उनके घर तक गाड़ी नहीं पहुंचती है, और वहां तक पहुंचने के लिए जो समझ लीजिए जो हमारे मर्चेंट हैं जो जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं कि घर तक जैसे उनकी बोरियां रहती है अखरोट की, तो उनको बोलते हैं कि एक अखरोट जो 50 पैसे का दे दो फॉर एग्जाम्पल। तो उनको देना पड़ता है क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर हम ना दें दोबारा कोई व्यापारी आएगा नहीं, और अगर हम मतलब दे देते हैं तो जो भी मिलता है चाहे 50 पैसे के हिसाब से भी मिल रहा है तो हम दे देते हैं, तो हमें चलना नहीं पड़ेगा, कैरेज नहीं पड़ेगी, तो घर से निकल रहा है। तो यही कारण रहता है उनके घर से जो है अखरोट बिल्कुल सस्ते में जाता है, और जैसे जैसे वो चलता रहता है मतलब स्टेप, जैसे उनके घर से रोड तक जहां तक गाड़ी जाती है वहां तक आया, उसमें एक अखरोट की अगर प्राइस 50 पैसा थी तो रोड तक उसको 75 पैसे की प्राइस हो गई। फिर वहां से अगर एक स्टेशन तक आया तो वो 1 रुपए का हो गया, दूसरे स्टेशन तक आया तो 2 रुपए का हो गया। वैसे 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 हमारा यहाँ तक कि हमारा वैष्णो देवी तक या जम्मू तक पहुँचते पहुँचते एक अखरोट की प्राइस 1.5 या 2 रुपया हो जाती है। तो ये कारण रहता है कि अखरोट की वैल्यू मतलब बढ़ती रहती है, ड्राई फ्रूट्स जो भी हमारा तो बढ़ती रहती है। तो अगर ऐसा हो कि हमारे जो किसान भाई हैं उनसे हम पूरा कांटेक्ट करके उनके घर उनको बोलें कि आप अपनी जो जितनी भी क्रॉप है अखरोट की वो अपने घर में ही रखिए, किसी को दीजिए नहीं, उनको एडवांस पेमेंट आदि करनी है, और उनके जो बढ़िया अखरोट हैं तो खुद से उनके घर से उठाने, और समझ लीजिए 50 पैसे का एक अखरोट नहीं, उनको वहां पर ही 1 रुपये देना है। उससे क्या रहेगा कि वो किसी और को ना बेचे, और उनकी अच्छी क्वालिटी वाला अखरोट, ऑयली अखरोट इकट्ठा करके तो हम मार्केट तक इजीली भेज सकते हैं। और यही प्लानिंग हमारी है, क्योंकि हमने इस बार अपनी जो देवी पिंडी का ये है मतलब काम हमने वॉलनट्स और गार्लिक में ही करना है। हम पूरे ही जो ये हमारे कुलदीप सर हैं तो वो पूरे जम्मू कश्मीर को मतलब हैंडल करेंगे, इसमें हमारी हेल्प करेंगे। और वॉलनट और गार्लिक जो गार्लिक है हमारा, तो इस पे हम बहुत जल्द काम कर भी रहे हैं और बढ़ा के करेंगे। तो ये हमारा है कि फार्मर को सही रेट, और हो सके कि अगर जैसे समझ लीजिए कुछ फार्मर्स जो है ज़्यादा ही दूर हैं तो वो वॉलनट हम तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो उनसे अगर फ़ोन में कांटेक्ट करके उनको ये कहा जाए कि आप वॉलनट गिरी निकालिए, जिससे क्या रहेगा वो गिरी निकाल निकाल के बॉक्सेस भरेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट उनसे गिरी उठाएंगे। गिरी की प्राइस तो 4 गुना ज़्यादा है वॉलनट से, तो उस गिरी को मार्केट तक पहुंचाएंगे बिना केमिकल के धोई हुई और बिना कोई केमिकल छिड़के हुई गिरी। जब वो मार्केट में जाएगी तो रियली वो टेस्ट ना लोगों ने टेस्ट करा ही नहीं होगा। जी। ये आपने बताया कि किस तरह से अखरोट का कलेक्शन किया जाता है और किस तरह से सहूलियत होती है हमारे किसानों को इस एफपीओ के माध्यम से या सामूहिक रूप से कार्य करने के माध्यम से मार्केटिंग के लिए, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से एक कलेक्शन जो रोड साइड तक जाना या मार्केट तक जाना बहुत कठिन और संघर्षपूर्ण होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के लिए। और साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह जी से कि क्या-क्या कठिनाइयाँ अन्य कठिनाइयाँ होती होंगी, क्योंकि आप पूरा वो इलाका देखते हैं सीबीबीओ होने के नाते सर अभी तो
कठिनाई ये हो रही है कि अभी तो मौसम वहां पे तो बहुत खराब हो गया है, तो अभी बर्फ वगैरह का सीजन है वहां पे, मौसम बदलाव हो गया है वहां पे, तो कठिनाई तो बहुत होती है। दूर दराज इलाकों में जाने के लिए रोड कनेक्टिविटी है नहीं, कुछ बहुत ही पैदल जाना पड़ता है, और गाड़ी की सुविधा है नहीं वहां पे, और कभी कभी तो खुद से उठा के लाना पड़ता है। जैसे किसी के पास वॉलनट होगा, अखरोट हो गए, तो हम अपने काम में शर्माते नहीं है। जैसे कि हम सोचते हैं कि अगर ये बोझ हम उठाएंगे तो हमें शर्म आएगी उठाने में। अपना काम है जो, हम एक बोरी भी उठा लेते हैं, और कई किलोमीटर हम पैदल भी चल लेते हैं जब अगर कोई सुविधा ना हो तो। कठिनाई बहुत आ जाती है, लेकिन अगर हम अपना काम में शर्म करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम मार्केट में भी थैले उठाते हैं सर पे, ताकि क्योंकि काम अपना है, हमें शर्म नहीं करते हम अपने काम में। तो हम ना, अगर जैसे कि कोई कुली का इस्तेमाल करता है कि यहाँ से स्टेशन तक ले जाए सामान, तो हम ऐसा नहीं करते। अगर हमारा अपना सामान है, कहीं लेके जाना भी पड़े, खुद से उठा लेते हैं। हम जो हमारे साथी होते हैं, हम खुद उठा लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाते हैं। तो जी, इस बार अभी मेरा सर्दियों का कहने का मौसम है। जी, जी, ये बहुत ही सुंदर आपने इसका उत्तर दिया, क्योंकि जब हमें श्रम कर हाँ जी। परिश्रम करना है, तो उस श्रम की उसमें गुंजाइश नहीं होती है। और हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में किसान भाइयों को बहुत दूर-दराज से लेकर के वो अपने जब सामान ले आते हैं और रोड हेड तक या फिर मार्केट तक या एक ऐसे जगह पे जहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, तो स्वयं ही उठाना पड़ता है। और बिल्कुल। उससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक उनकी शरीर की जो तंदुरुस्ती होने हाँ, का राज बने रहने का राज होता है। दूसरा, उनका जो धन भी जो कि किसान बच चाहें जाता है। तो मज़दूरों को लगा सके, वो बचा सकते हैं। और न दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि कठिन परिस्थितियाँ हैं मौसम के कारण, ठंड के कारण, उस कठिन परिस्थिति में उस ठंड को भी दूर करने का ये अच्छा एक ज़रिया है कि हम अपने हाँ, काम में लगे रहें, तो ठंड का भी कोई प्रभाव हमको नहीं दिखता। हाँ, और ठंड। मैं प्रश्न तो मैंने इसलिए किया था कि कैसे लाते होंगे, और क्योंकि ये मौसम जब कि जम्मू कश्मीर जैसी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का होता है, ठंड का होता है, तो और यही मौसम अखरोट के उत्पादन का भी होता है। तो ये बात तो सामने आ गई है कि किसान बंधु अपने शारीरिक श्रम के बल पर वो एक जगह से दूसरे स्थान पर इनको ले आते हैं। अच्छा, दूसरा अन्य प्रश्न आदरणीय सदस्यों के माध्यम से थोड़ी देर में आने वाले हैं आपके पास। लेकिन मेरा प्रश्न मैं सभी के माध्यम से एक प्रश्न ये भी करना चाहता हूँ कि आपने अखरोट की बात तो कर दी, आदरणीय रीवा हाँ जी जी। ने, और आपने अखरोट की बात कर दी। अब जो आपके क्षेत्र में एप्पल है, जो क्योंकि यहाँ पे एप्पल। हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में एप्पल यानी सेब उगाया जाता है। लेकिन आपके यहाँ का जो एप्पल है, ये जम्मू और कश्मीर का एक मार्के का एप्पल होता है, वो आप उसको कैसे थोड़ा दूसरे राज्यों से अलग देखते हैं? और उससे कैसे आपका जो आय का ज़रिया बनता है, कैसे आपका पैसों का ज़रिया बनता है यानी धन का ज़रिया बनता है, ये भी आप हमें बताइएगा? सर, जो एप्पल है, एप्पल को छोड़ के और भी जो जैसे ड्राई फ्रूट है, जैसे अखरूट हो गया, ये अन्य राज्यों में भी बनता है। जैसे हिमाचल में बन जाते हैं, उत्तराखंड में बन जाते हैं। लेकिन वहाँ की मिट्टी और जम्मू कश्मीर की मिट्टी में बहुत ही फर्क है, क्योंकि सबसे मान्यता होती है जम्मू कश्मीर के ही फ्रूट्स में। ऑल इंडिया में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का ही फ्रूट फेमस है, क्योंकि उसमें टेस्ट और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। क्योंकि यहाँ पे लोग जो पहाड़ी क्षेत्र में हैं, जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाकों में हैं, वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का यूज किया जाता है 1 नंबर। और जो नीचे नीचे है मैदानी क्षेत्र, वहाँ पे थोड़ा खाद का इस्तेमाल, जो फर्टिलाइजर है बाजार का, वो इस्तेमाल किया जाता है। और सेम ही जो ये सेब का सेब है हमारे जम्मू कश्मीर का, तो वो भी हम इकट्ठा वैसे ही किसानों से किया जाता है। सेब की क्वालिटी भी
बहुत प्रकार की होती है, जिसको जैसा ही सेब चाहिए वैसा ही हम डायरेक्ट किसानों से बात करवा लेते हैं, और जो जिनका सेब की खेती जो करते हैं वो डायरेक्ट अपना सेब का मतलब मार्केट कर लेते हैं उनसे मंडी में जाके, जी, या जी, किसी को डायरेक्ट ऐसे ही चाहिए। जी, ऐसे ही प्रश्न अभी कुछ देर बाद यानी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से रखे जाएँगे ऐसे ही प्रश्न। लेकिन मैं जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए आपके पास ये प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ कि जो पहाड़ी गार्लिक है, पहाड़ी जो लहसुन है, जो उसे हिमालय नीम भी है ना, जिसे जो कि हिमालयी लहसुन भी कहा गया है, इसके बारे में कुछ बताइएगा? क्योंकि इसके बारे में कम जानकारी अन्य लोगों को होती है जो मैदानी क्षेत्रों में, यहाँ तक कि मैं उत्तराखंड से हूँ, मुझे भी कम जानकारी है इसके बारे में। तो ये जो सामान्य लहसुन है, इससे कैसे ये अलग होता है और इसका स्वाद और इसका उपयोग क्या होता है? ये अवश्य बताइएगा। सर ये जो पहाड़ी लहसुन है, ये कुछ ही क्षेत्रों में बनता है। ये ज्यादा जैसे जम्मू कश्मीर में भी कुछ ही ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ही इसकी पैदावार होती है। ये एक छोटा सा लहसुन होता है, एक गेंठी का होता है, पीला कलर का होता है इसमें। तो ये हमारे जो शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो, घुटनों में दर्द हो, तो इसका सेवन करने से बहुत लाभदायक है। लेकिन ये सर्दियों के मौसम में खाया जाता है। अभी हम इसको दिखाएंगे कि ये कैसा होता है। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा हिमालयन गार्लिक। तो ये बहुत ही मुश्किल से इसकी दिखा दीजिएगा। एक मिनट मैम, हम ये दिखाते हैं आपको हिमालयन गार्लिक कैसा होता है। ये देखिए, दिख रहा है मैम? हाँ दिख रहा है। जी जी, इसकी जी। एक गेंठी होती है। अच्छा ये गोल गोल है ना, गोल? जी आदरणीय कुलदीप जी, ये गोल है ना, ऐसे लंबा नहीं है ना? चपटा होता है, गोल होता है, छोटा होता है। अच्छा, इसका ये देख, इतना लंबा नहीं है, छोटा है, गोल है। तो इसको शाम को पानी में डाल के सुबह इसको छिल के तो एक चबा देना चाहिए। अच्छा तो ये इसकी फिर पैदावार जम्मू कश्मीर में तो है, लेकिन बहुत कम है। इसको चबा दिया जाता है। तो जैसे ये देखिए, जी आदरणीय भोजन में नहीं करते यूज हम इसको। हमारे ये ओम, हाँ जी, ओम, हाँ, भोजन बनाते हैं, आहार बनाते हैं, आपकी उसमें आवाज है इसका। ना, ये भोजन में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको भोजन में इस्तेमाल, ये बहुत गर्म होता है, सर्दियों के मौसम में खाया जाता है इनको। ये हमारा आ गया वॉलनट, ये चिली वॉलनट है। इसका छिलका बड़ा सॉफ्ट होता है। इसकी गिरी भी है हमारे पास, देखिए, स्नो गिरी, ये देखिए। निकाल दे इसको। क्या बोल रही? निकालने के बोल रहे हैं। जी, अच्छा आपने गार्लिक बताया, वो विशिष्ट तरह का है, अलग तरह का है, जो कि कम हाँ जी, हाँ उत्पादन जी, उसका होता है, लेकिन अब मार्केट में भी उसकी एक्सेस देखने को मिल रही है हमें, जैसे देहरादून बिल्कुल और बिल्कुल। इधर दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। दूसरा ये है हाँ जी, कि अब इस पे भी प्रश्न आदरणीय सदस्य करेंगे कि इसको कैसे खाएँ, इसके क्या फ़ायदे हैं? लेकिन अखरोट आपने फिर बताए हैं, अखरोट एक जो दाँत से टूटने वाला, एक हाथ से उँगलियों से टूट जाता है। यानी जो एक पत्थर से दाँती टूटने वाला अखरोट है, होता है। जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। दाँती अखरोट है या कागजी अखरोट है, तो इस पे भी आदरणीय सदस्यों के प्रश्न होंगे और बहुत सारे हैंड रेज़ भी हो रहे हैं। तो मैं आदरणीय रंजना दीदी से निवेदन करता हूँ कि पहले वो आदरणीय पवन सर से भी वार्तालाप आगे बढ़ाएँगे, तत्पश्चात बहुत सारे हैंड रेज़ होने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न भी होने वाले हैं। तो
हाँ जी 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 दिनेश भैया, और अखरोट की हमें प्राइस भी पूछनी है, और हमारे सदन में अखरोट भी लेंगे ऐसे लगता है मुझे सब भाई बहन। तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से। हमारे पवन सर, आपका स्वागत है। आज के हमारे मुख्य वक्ता कुलदीप जी और रेवा जी हमारे सदन में उपस्थित है, आप उनसे थोड़ा सा संवाद करें, फिर हम अगले सवाल लेंगे। जी जी, धन्यवाद रंजना जी, दिनेश जी, बहुत सुंदर वार्तालाप। आज के हमारे मुख्य वक्ता कुलदीप जी और रेवा जी की बातें मैं सुन रहा था। तो ये जो विशिष्ट उत्पाद हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से एफपीओ के माध्यम से अब देश के कोने कोने पर पहुंचने का प्रयास ऑनलाइन माध्यम से लोगों के साथ संवाद करके, ये मुझे लगता है कि एक नई तरह से हम मार्केटिंग की को आवाज कट रही है सर थोड़ी। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, अब आ रही है। अब आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे अब जो एफपीओ और किसान के बीच में अलग-अलग राज्यों के किसान, अलग-अलग जलवायु क्षेत्र के किसान जब एक दूसरे से संवाद करेंगे, एक दूसरे के उत्पाद को जानेंगे और उनको भी अपनी मार्केटिंग का हिस्सा बनाते हैं और एक दूसरे से सामान खरीदते हैं, एक दूसरे के सामान को प्रोत्साहित करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे भारत की जो थाली है, भारत के जो भोजन की जो थाली है और अलग-अलग देशों, प्रांतों के जलवायु क्षेत्रों के विशिष्ट उत्पादों को हम आपस में भी एक दूसरे को जानकारी देके उसकी मार्केट को बढ़ा सकते हैं। तो आज ये जो प्रयास इस तरह से कुलदीप जी और उनकी सारी एफपीओ के जो सदस्य हैं, जिस तरह से वो संवाद कर रहे हैं, जिस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर इस तरह की हम बातचीतें लगातार जारी रखें और बाकी जगह के किसान भी एफपीओ के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से या किसी भी संगठन के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचना शुरू करते हैं, उसकी पैकिंग की व्यवस्था बनाना शुरू करते हैं, उसको भेजना शुरू करते हैं, तो उसमें उनको एक नया अनुभव मिलेगा और हम अपने उत्पादों को एक दूसरे के माध्यम से भी शायद न केवल जैविक तरीके से उगाएं, बल्कि उसको बेचने की व्यवस्था भी अपने हाथ में लेने के लिए एक कदम अपनी तरफ से भी बताएं। क्योंकि अगर हम केवल कहें कि केवल सरकार करेगी, कोई संस्था आके करेगी, तो ये बिल्कुल भी आज की तारीख में संभव नहीं है कि कोई भी संस्था ईमानदारी से लंबे समय के लिए किसी भी चीज में लगातार मदद करती रहे। तो ऐसा अगर हम करते हैं और हमारे किसान इस तरह से आत्मनिर्भर बनते हैं, उसका अनुभव लेते हैं, उस अनुभव में उनको कुछ अच्छे अनुभव होंगे, कुछ खराब अनुभव होंगे, तो उससे सीखते हुए जब आगे बढ़ेंगे, तो आप परिपक्व होकर के अपनी मार्केट की व्यवस्था को भी बेहतर रूप से समझ के और कई सारे विकल्प उसमें खड़े हो सकते हैं। तो जो हमने पहले भी इस मंच पर बातचीत की थी कि हमारे हर जलवायु क्षेत्र के, हर एक क्षेत्र के जो विशिष्ट उत्पाद हैं, उसकी उसके बारे में हमें विशेष रूप से मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, उसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत है और इसके बीच में एक सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है कि इसको कैसे इसमें आगे बढ़ाएँ। और मुझे यह बात सुन के बहुत अच्छा लगा कुलदीप जी अभी जो बता रहे थे कि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ के जो किसान जो हैं उनके लिए भी वो अखरोट के जो उत्पाद हैं उसको बेचने का जो व्यवस्था बनाने की बातचीत कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा करके हम न केवल उन लोगों की आजीविका को सुधार कर सकते हैं और उसके माध्यम से आपका एफपीओ भी आगे बढ़ करके जो आपका लक्ष्य है कि 3-4 हजार उसमें सदस्य हो और सब लोग मिल करके केवल अखरोट पर ही अगर आप काम करते हैं, मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में अगर जिस तरह से अखरोट के उत्पादन की आपकी क्वालिटी होगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर केमिकल नहीं पड़ते हैं, वहाँ के उत्पादों की गुणवत्ता ही कुछ अलग तरह से होती है। तो इस गुणवत्ता को अगर बाकी जगह के जलवायु क्षेत्र के किसानों ने और उपभोक्ता ने उसका स्वाद लेना है और उसका स्वाद को बरकरार रखना है, जिस क्वालिटी की बातचीत कर रहे थे, पर्याप्त होना चाहिए और हम
एफपीओ से सीधे खरीदते हुए, चाहे हम छोटा ही खरीद, चाहे हम 1 ही किलो अखरोट खरीदें या एक क्वांटिटी जो आपने निश्चित की है एफपीओ ने, उसके माध्यम से आप उसको खरीदें, तो ये उत्पाद सीधे घर पहुंचेंगे और बिना किसी अन्य कड़ी के बीच में पहुंचेंगे और एक से एक बहुत अच्छी शुरुआत की तरफ लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस अवसर पर एफपीओ देव पिंडी एफपीओ और माता वैष्णो देवी को प्रणाम करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आपके इस कार्य को आगे सफलता मिले और ऊंचाइयां छुएं और इस पर माता वैष्णो देवी की कृपा आपके ऊपर भी और योगाहार के समस्त परिवार जनों के ऊपर सदैव बनी रहे। इस कामना के साथ मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमारे अन्य साथी जो अपने विचार रखना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, इस विषय पर वार्तालाप करना चाहते हैं कि हम आपसे सामान कैसे खरीदें, आपका नंबर क्या है, उसका कांटेक्ट क्या है, उसमें पेमेंट का क्या सिस्टम रहेगा, वो कैसे पहुंचेगा, इस विषय पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि हम एक सार्थक पहल कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे को समर्थन करते हुए और ऐसे विशिष्ट उत्पादों का स्वाद जो कि आपको घर बैठे मिल सकता है, इस तरफ बढ़ने का एक प्रयास किया जाए। इस आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। जी, अतिशय सुंदर सर, धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य वक्ता जी का बहुत सुंदर संवाद और जो कि अब हमारे सदन में हमारे भाई बहन उनसे और भी प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय कुलदीप मुनियाल जी से सॉरी कुलदीप भैया से एक सवाल नहीं है मेरा, बस खाली कि आपने जो मुझे इंस्टाग्राम पर आपकी मार्केटिंग की बताए थे प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप थोड़ा-सा बताने का कष्ट करें। जी, आदरणीय। जो ये प्रोडक्ट है हम इसकी पैकिंग भी पैकिंग करके रखे हुए हैं हमने, किसानों से डायरेक्ट किसानों से लेके हम यहाँ पे इनकी पैकिंग करते हैं मशीनों के द्वारा और हमने अपने कंपनी में रखे हुए हैं। तो इसी का प्रचार के लिए हमने इंस्टाग्राम में भी डाले हैं, जिन्हें अगर वो देख ले तो किसी को कोई चीज अच्छी लगे तो वो हम मंगवा सकते हैं हमारे से। जी, जी। जी, तो ये प्रोडक्ट किसानों ने ही बनाए हुए हैं, है ना? ये किसानों से ही लेके हमने अपनी कंपनी में रखे हैं और यहाँ पे हम खुद की पैकिंग करते हैं, खुद से पैकिंग की है इनकी हम। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप इसमें क्या-क्या प्रोडक्ट है आप थोड़ा-सा बताएँ? मसालों से लेके ड्राई फ्रूट तक और हिमालयन हिमालयन चीजों से, जो भी हिमालयन की चीजें हैं नेचुरल, जो कि किसान उगाता नहीं है, मतलब खुद से ही मतलब कुदरती तरीके से बनती है। जैसे हो गया मॉरल मशरूम, ये कुदरती बनता है हिमालयन पे, ये भी हमारे पास होता है, इनका भी इंस्टाग्राम में चढ़ाया हुआ है हमने। तो इसीलिए हमने इंस्टाग्राम में देखने के लिए कि किसी किसान को अच्छा लगे या कोई भी हमसे कांटेक्ट करे तो हम उनको दे सकते हैं ये चीजें। अच्छा, जी, जी, धन्यवाद। और मैं अब सदन की तरफ से ही हमारे अखरोट की कीमत और हमारे गठिया लहसुन की आपने प्राइस क्या रखी है, तो वो भी बताइए। ऑनलाइन देखिए आपको अखरोट, हाँ जी, अब आपको मार्केटिंग करनी है तो फिर उसको कितना खर्च आता है, ये भी थोड़ा-सा आप बता दीजिएगा? देखिए अखरोट की जो कीमत है, हम अगर किसानों से लाते हैं तो हमें किसान से लाते लाते हमारे पास यहाँ अखरोट पहुंच जाता है कम से कम 350 रुपए केजी, अच्छी क्वालिटी का। और 350 से मत 350 से अगर नीचे वाला अखरोट चाहिए किसी को, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा, उसका शेल बड़ा हार्ड होता है, देखने में बहुत सुंदर होगा लेकिन उसका शेल हार्ड होता है, वो समझो एक किस्म का बेकार है। जो उसका छिलका है वो यूज आ जाता है, वो इसलिए उसके मसाज के काम आता है, उसका जो छिलका है उसके ग्राइंड करके वो इस काम आता है। तो अच्छी क्वालिटी का अखरोट 350 से स्टार्ट होके 700 तक है। वो आप लोगों पे डिपेंड करता है या किसी कस्टमर पे डिपेंड करता है उनको कैसे क्वालिटी का चाहिए। यही
हाँ और जी, जो हाँ जी। गैंठिया लहसुन है, मतलब हिमालयन गार्लिक, तो मार्केट में उसकी कीमत तो 1400-1500 है, तो हम उसको 1200 में देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी रेट लिस्ट हमारे पास है, वो भी हम शेयर कर देंगे अगर किसी को चाहिए तो। जी 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 आदरणीय कुलदीप जी, जी मैं अब सबसे पहले एक प्रश्न ले लेती हूँ हमारे सदन का। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी है इटारसी नर्मदापुरम से, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी तो सदन को सादर प्रणाम और बहुत आप में गार्लिक है, हम एक बार उसको जम्मू से लेके आए थे, वो एक पुतिया के हिसाब से हमने लगाई था, किंतु एक ही होता तो उसका पोषण ज्यादा कैसे होता था। दूसरी बात ये कि आपके नंबर वगैरह आप हम लोग जो आवाज बुलाना आ चाहे रही बुला ले। तीसरा एक क्वेश्चन आवाज और था कम आ हमारा रहा है आपकी। कि एक अखरोट होता है जिसमें ज्यादा होती है, उसका रेट क्या? आवाज दोबारा बताइए आप। आपका जो एक कुटिया लहसुन है वो हाँ हमने जी, हाँ एक बार लाके लगाया था, तो एक लगाया तो एक ही हुआ वो, तो उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है? जब एक लगाते हैं और एक ही होता है तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है उसका? दूसरा, आपका जो एक अखरोट है जिसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, वो उसका रेट हमें बतलाएं। देखिए जो गैंठिया लहसुन है, ये हिमालयन क्षेत्रों में, बर्फ के क्षेत्रों में ही बनता है। इसकी एक ही लहसुन के नीचे एक गैंठी होती है, एक ही मतलब लहसुन होता है। हम और लेके ये आए थे इसकी एक कुटिया लहसुन जम्मू से, हमने लगाया था, हुआ भी, किंतु एक का एक ही हुआ वो। एक इसलिए हुआ कि वहाँ की मिट्टी और जम्मू कश्मीर की मिट्टी में बहुत फर्क है, तो इस वजह से शायद एक ही हुआ होगा। तो अदरवाइज अगर इसको लगाया जाता है, ठंडे एरिया में लगाया जाता है, तभी इसकी पैदावार वहाँ कम हुई होगी। आपके एरिया में गर्म एरिया होगा, है, तो ये बात है। तो जो हाँ, काफी हाँ जी, हाँ जी, ये मिट्टी के हिसाब से गर्म क्षेत्र और ठंडा क्षेत्र में तो फर्क तो है ही। तो दूसरी बात है जो अखरोट का जिसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा हो, वो समझ लो कि 350 से स्टार्ट है। जो 350 से लेके 700 तक है, ऑयल कंटेंट तो भरपूर मात्रा में रहेगा, लेकिन जो उसका शेल है तोड़ने का, उसमें थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के हैं। तो आजकल तो वो टूटा हुआ सीधा अखरोट मिलता है ना, वो वैसा नहीं हाँ, देते हैं क्या आप वो लोग? भी मिल जाता है, टूटा हुआ भी मिल जाता है। जो हमारे जम्मू कश्मीर का अखरोट है, हाँ वही। उसका अगर टूटा हुआ मतलब लेना है गिरी, वो थोड़ा ब्राउन कलर का होगा। जी हाँ जी। एकदम जो व्हाइट होता अच्छा। है, व्हाइट थोड़ा वो जो अच्छी जो जिसका शेल मतलब जिस अखरोट का शेल एकदम टूट जाता है, उसका होता है। जो थोड़ा सस्ता है, 300 से 350 से स्टार्ट है, उसका थोड़ा जो गिरी है वो थोड़ी ब्राउन कलर की होगी और ऑयल मात्रा ज्यादा होगा उसमें। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया। जी 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 धन्यवाद। और मैं एक सवाल करना चाहती थी कि आप अखरोट की खेती हम गर्म या फिर ठंडी, इसमें क्या होता है कर सकते हैं? जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में टेम्परेचर रहता है, तो इसमें हम महाराष्ट्र में कर सकते हैं अखरोट की खेती? आजकल ऐसे ऐसे मतलब यूनिवर्सिटी में अखरोट की ये इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं कि गर्म क्षेत्र में भी होता है अखरोट, हो सकता है, लेकिन पैदावार में कम होगा। जैसे उसका जो फ्रूट होगा वो बहुत ही कम निकलेगा। तो यही है, आजकल तो सेब तो पंजाब में भी होने लगे, गर्म क्षेत्र में भी हो रहे हैं। ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अभी ये इसके में भी सुन रहा था, न्यूज में ही सुन रहा था कि ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने अभी गर्म क्षेत्र जो बाकी के एरिया है, बाकी के जो स्टेट है, वहां पे भी अखरोट की खेती की जाएगी, लेकिन फर्क इतना रहेगा
अखरोट तो बन जाएगा, या तो फ्रूट नहीं आएगा उसमें, या तो उसका फ्रूट अगर आ भी गया तो बहुत ही कम आएगा। जी जी जी, मैं आपसे एक थोड़ा सा, आदरणीय दिनेश चंद्र सिंवाल जी भाई साहब का भी हैंड रेज है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक मैंने जो मार्केट से अखरोट लाए, तो आप इसमें बता सकते हैं ये अखरोट किस टाइप के है? तो 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। अब ये वाले अखरोट है, दिखाई दे रहे जी आदरणीय, ये अखरोट कैसे है आप बता सकते हैं? ये जल्दी टूटते नहीं है, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा दाब देना पड़ता है इसको। और ये देखो अखरोट, जी आदरणीय कुलदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? आदरणीय, हाँ जी, तो आपने अखरोट देख लिए? नहीं, देखा नहीं मैंने अभी। अच्छा अच्छा, 1 मिनट होल्ड करिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको फोड़ना पड़ता है ऐसे। जी बता सकते हैं? हाँ जी बताइए। जी चलिए आदरणीय, मैं अगला सवाल ले लेती हूँ। और अगला सवाल आदरणीय दिनेश चंद्र सिंवाल जी भाई साहब का था। जी आदरणीय दिनेश भैया, अपना हाँ सवाल जी, करें। जी, मेरा मेरा सवाल एक मिला-जुला सवाल था। आदरणीय पवन सर ने कहा था कि हम ऐसे उत्पाद जो कि अलग-अलग क्षेत्र में होते हैं और क्योंकि एक क्षेत्र में नहीं होते हैं, दूसरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर इसका आदान-प्रदान इस माध्यम से कर सकते हैं, इस मंच के माध्यम से जो जुड़े हुए सदस्य हैं, वो मँगा सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे कि अखरोट की ही बात कही जा रही है और ये अखरोट क्या जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। तो मेरा प्रश्न अब इस पे ये बनता है आदरणीय कुलदीप सर कि जैसे मैं उत्तराखंड में हूँ या फिर मेरे कुछ मित्र मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में हैं, वो मँगाना चाहें तो आप कैसे भेजते हैं? जैसे अखरोट 1-2 किलो, 2-4 किलो हमने मँगा दिया या 8-10 किलो मँगा दिया, आप कैसे भेजते हैं? उसकी व्यवस्था क्या होती है? देखिए, हम उनको पार्सल करके भेज देते हैं पोस्ट ऑफिस से। अगर किसी को भी चाहिए तो हम पेमेंट कर ले, वो जैसे ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, उसके बाद हम पोस्ट ऑफिस से उसको पार्सल कर देते हैं। नहीं, जो पार्सल का खर्चा होता है वो भी कस्टमर का ही होता है, तो इसी माध्यम से हम भेजते हैं। जी, जी। तो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है आदरणीय रंजना जी ग्रुप में डाल देंगी और जिन भी सदस्यों को जो ये पहाड़ी उत्पाद चाहिए होंगे, जैसे अखरोट चाहिए होगा या फिर लहसुन चाहिए होगी, जो क्योंकि ये औषधीय और गुणकारी लहसुन है, ये चाहिए होगी, तो वो आप तक संपर्क करेंगे
ऐसा मेरा निवेदन है और मैं वापस आता हूँ आदरणीय रंजना बहन जी तक। जी, धन्यवाद। जी दिनेश भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी, जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। दिनेश भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आप जी, जी, धन्यवाद जी, दिनेश आपको भैया। और आपकी जैसे आवाज़ आ कि रही है? जी। हेलो, हाँ जी। जी, जी, धन्यवाद। और अतिशय सुंदर हमारे आज के मुख्य वक्ता जी ने हमें जानकारी दी और अखरोट के बारे में, और भी अन्य जो उत्पाद वो बेचते हैं। और अगर हमारे सदन में हम योगहार की टीम जो भी उनको मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर उनसे लेना चाहते हैं, तो आप उनसे संवाद करिएगा। मैं नंबर उनका चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। और जी दिनेश भैया। जी, मेरा ये भी निवेदन है आदरणीय कुलदीप सिंह जी से और आदरणीय बहन रेवा जी से, जो कि सुलेखा नाम से उनका आइकॉन दिख रहा है, कि आने वाले समय में हम आपसे वार्तालाप और जारी रखेंगे, क्योंकि ये वार्ता अन्य किसान बंधुओं के साथ भी, आपके ग्रुप में जुड़े बंधु भी इसमें सम्मिलित होंगे, तो ये अच्छा रहेगा। अन्य किसान बंधु भी हमारे साथ जैसे जुड़े हुए हैं, हिमालयी राज्यों से भी और मैदानी राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। इधर हिमाचल से भी बहुत सारी बहनें जुड़ती हैं, जो अलग-अलग बीजों का उत्पादन करती हैं, अलग-अलग फलों का उत्पादन करती हैं। उसी तरह से मैदानी इलाकों से भी बहुत किसान भाई बंधु हैं, जो अलग-अलग उत्पादनों करते हैं। तो आप जुड़े रहेंगे और साथ में आप दूसरे किसानों को भी देखेंगे, तो ये वार्तालाप और आगे बढ़ेगी, इसमें और मज़ा आएगा और आनंद आएगा। ऐसा मैं निवेदन के साथ कहता हूँ कि ऐसे हम जुड़ते रहेंगे। जी, जी दीदी, धन्यवाद। और जी। जी, 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 मैंने आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी का नंबर चैट बॉक्स पे डाल दिया है। और धन्यवाद दिनेश भैया। और मैं अब हमारा सही समय तो हो चुका है, 8 बज रहे हैं। और भी कोई है किसी को मन में, तो आप अपना पूछ सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं। रामकृष्ण रघुवंशी जी बोलना चाह रहे हैं, उनको बुलाइए आप। जी, 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 आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी भैया, आपका स्वागत है। जी, मेरी आवाज नहीं जा रही है? मेरी आवाज नहीं जा रही है वहां तक। और मैं श्री आदरणीय श्री मुन्नीलाल यादव जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, कृपया आप अपनी बात रखिए और फिर हम सब कार्यक्रम का समापन और आभार व्यक्त करें। आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी। जी, आवाज नहीं जा रही है आदरणीय दिनेश भैया। जी, दीदी, आज हमने जम्मू कश्मीर से, खासकर के कटरा क्षेत्र से, उस क्षेत्र से किसान बंधुओं को और बहन को सुना कि किस तरह से वो अखरोट की खेती, सेब की खेती और पहाड़ी लहसुन की खेती, कुल मिलाकर पहाड़ी उत्पादों की खेती कर रहे हैं। किस तरह से वो एफपीओ के माध्यम से मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। उन किसान भाइयों को मंच दे रहे हैं मार्केटिंग का, जो कि दूर-दराज में अपने खेती कर रहे होते हैं, जिनको मार्केट तक सामान पहुँचाना थोड़ा कठिन होता है। और आदरणीय किसान बंधुओं ने, आदरणीय सदस्यों ने ये भी देखा कि जो अलग-अलग क्लाइमेट ज़ोन है, अलग-अलग मौसमी क्षेत्र है, जलवायु क्षेत्र है, वहाँ पे किस तरह से हम सभी किसान बंधु कार्य कर रहे हैं और एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर भी इस मंच के माध्यम से इस तरह से बढ़ता जा रहा है, मिलता जा रहा है। और ये निवेदन भी और ये सजेशन भी वार्तालाप में आया है कि हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के किसानों के मध्य संवाद करेंगे, तो संवाद संपर्क से हमारी मार्केटिंग की जो कुछ कठिनाइयाँ हैं, वो भी दूर हो जाएँगी और हम जो कि बढ़ते हुए रेट होते हैं, बिचौलिए बीच में आ जाते हैं, उस पे भी कुछ नियंत्रण कर सकेंगे और उपभोक्ताओं तक अच्छे-अच्छे शुद्ध और विश्व मुक्त उत्पाद भेज सकेंगे। ये वार्ताएँ आदरणीय
पवन सर के माध्यम से, आदरणीय मुख्य वक्ता कुलदीप सिंह जी के माध्यम से और रेवा बहन जी के माध्यम से सामने आई हैं। और हमने अ, इस विषय पर और भी फोकस करने की आवश्यकता ये है कि हम शुद्ध और जो विषम मुक्त और जो रेर उत्पादन है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, उसका आनंद हम किसान भाइयों के माध्यम से ही उसको हम मंगाएँगे और उसका आनंद लेंगे, ताकि हमारी जो लागत भी कम रहे और हमें अच्छा पोषण भी, अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान न हो। इस तरह से जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने शुरुआत में स्वास्थ्य के प्रति जो संचेतना, जो जागरूकता आज के कार्यक्रम में शुरुआत की थी, आदरणीय कुलदीप सिंह जी द्वारा, आदरणीय रेवा जी के माध्यम से वो वार्ता आज यहाँ पे संपन्न होती है। और हमने योग सत्र का सुंदर अभ्यास किया और इन दोनों योग सत्रों में आदरणीय सभी सदस्यों ने वार्तालाप की भाग लिया। आप सभी का मैं योगाहार के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुनः हम जुड़ेंगे इस मंच पे, ये लगातार चौथे वर्ष की तरफ आगे बढ़ रहा है और इस मंच पर सभी का जो नए आगंतुक हैं, नए सदस्य हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत, धन्यवाद, बहुत-बहुत प्रणाम। ओम। धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद आपका भी, और आदरणीय मुख्य वक्ता कुलदीप जी और हमारी रेवा बहन का बहुत-बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद मैम आपका, शुक्रिया सबका।